दर्शकों, विवाह 16 संस्कार में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है और इसके लिए बहुत से लोग परेशान भी होते हैं। जिनका नहीं हो रहा होता उसके लिए परेशान होते हैं और जिनका हो जाता है वो विवाह की स्टेबिलिटी को लेकर परेशान होते हैं। तो विवाह से पूर्व, विवाह के बाद की जो स्थिति होती है वो काफ़ी भिन्न रहती है और कई बार ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि इस स्थिति की वजह से बहुत सी ऐसी जो एक स्थिति बन जाती है, जो प्रबल संभावना बन जाती है, वो है संबंध विच्छेद की या डिवोर्स की या अलगाव की। तो कुंडली से या ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में बहुत चीज़ें वर्णन की गई है। हालांकि हमारे जो ज्योतिष शास्त्र में हमारे जो एंशियंट स्क्रिप्ट यानी हमारे जो पूर्वज से चले आ रहे हैं, हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो ये ग्रंथ लिखा था उसमें विवाह में तलाक की तो कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि तब तो ये था ही नहीं। हालांकि संबंध में कुछ गिरावट की संभावना देखी जा सकती थी, तो कि उस समय जो कि एक प्रकार से समझे तो एक पेशेंस की जो स्तर था काफ़ी उन्नत अवस्था में था, उच्च था, और जिसकी वजह से एक दूसरे को अकोमोडेट करना, एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे को सहयोग करना आसान था। लेकिन समय अनुसार, देश काल पात्र के अनुसार स्थिति बहुत ज़्यादा जल्दी परिवर्तित होती गई और कहीं ना कहीं ये तलाक का जो विषय है ये हमारे जो है कल्चर में, हमारे समाज में इसने बहुत जगह बना ली है और बहुत गहनता से इसने जगह बना के रखी हुई है। तो दर्शकों समझेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में तलाक की स्थिति किस प्रकार बनती है और किस प्रकार से इसको परिणाम वो आपको देखने को मिलता है। तो हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैंने बताया कि सप्तम भाव जो विवाह का भाव माना गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। इससे विवाह के बारे में विचार किया जाता है और सप्तम भाव का संबंध यदि उच्च ग्रह से हो या सामान्य शुद्ध ग्रह से हो, शुभ ग्रह से हो, तो परिवार जो है उन्नत अवस्था में रहता है और जो विवाह संबंध है वो अच्छे दिशा में आगे बढ़ता है। साथ ही अगर इसका संबंध नीच ग्रह से हो या पापी ग्रह से हो, जिसमें राहु है, शनि है, सूर्य है, केतु है, मंगल है, तो ये कहीं ना कहीं विवाह में बहुत सारी बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स को दर्शाता है या उत्पन्न करता है। एक प्रकार से अगर इन ग्रहों से संबंधित दशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है तो बहुत ही संभावना बनी रहती है कि विवाह में संबंध को विच्छेद कर देता है। अब नवांश पर भी विचार किया जाना चाहिए। नवांश जो है हमारी कुंडली में विवाहोत्तर संबंध को दर्शाता है, जो बहुत ही गहराई से आपको इसका विश्लेषण देता है, जिसमें आपको पता लगता है कि विवाह का जो सुख है आपके जीवन में बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, या विवाह आपके जीवन में होना है कि नहीं होना है। तो नवांश पर भी विचार किया जाना चाहिए, जिसे D9 हम कहते हैं, वर्गो चार्ट में आता है ये। इसमें आपको सप्तम भाव, सप्तमेश को, लगन लग्नेश को विचार करना चाहिए। ये अगर पापी ग्रह से पीड़ित है तो भी विवाह सुख में दिक्कत आती है। अब कुछ ग्रहों की स्थिति कुंडली में डिवोर्स की स्थिति को उत्पन्न करते हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि सप्तम भाव का स्वामी यदि 6, 8, 12 में आ जाए और चंद्रमा भी कमजोर हो जाए तो ये डिवोर्स की संभावना को बढ़ाता है। इसके अलावा चतुर्भाव पीड़ित हो, चतुर्भाव में केतु जैसे ग्रह हो या चतुर्भाव केतु से द्वारा जो है दर्शित हो, तो ये भी दृष्टित हो, तो ये भी एक प्रकार से संबंध में अलगाव लेकर आता है। साथ ही अगर हम समझे तो केंद्र भाव में राहु का और केतु का होना, यानी केंद्र में राहु का और सप्तम भाव में केतु, या केतु का लगन भाव में राहु का सप्तम भाव में होना, तो विवाह में संतुष्टि की कमी को दर्शाता है, सुख की कमी को दर्शाता है। और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अगर आगे आगे बात बढ़ जाती है, अगर इसकी दशा अंतरदशा आ जाती है तो संबंध को भी अलग करके दे देता है। इसके अलावा शुक्र पीड़ित अवस्था में कुंडली में हो तो ये भी प्रेम के अभाव को दर्शाता है और राहु के प्रभाव में होने की वजह से विवाहोत्तर संबंध को भी दर्शाता है, जो अनेक प्रकार से आपके विवाह में बाधाएं उत्पन्न करता है, शंका उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से संबंध टूट जाते हैं। इसके अलावा मंगल का विचार भी किया जाना चाहिए, यानी मांगलिक दोष का भी विचार करना चाहिए। मांगलिक के साथ साथ यदि मंगल के साथ अब शनि के दोष का भी विचार आपको जरूर करना चाहिए। यदि मंगल या शनि पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके संबंध में नीरसतापन, अधिक उतावलापन, गिरावट या बहुत ज़्यादा उत्तेजना लेकर आता है। और कई बार आपके पार्टनर के साथ एनर्जी मिसमैच होने की वजह से भी संबंध में गिरावट देखी जा सकती है। तो कई लोग पूछते हैं कि अगर ये कुंडली में ये अगर योग बने तो उपाय क्या करें। देखिए, जो भी कुंडली में ग्रह की स्थिति बनी है वो कर्म अनुसार बनी है, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही आपको इस जन्म के फलादेश देखने को मिलेगा। अब जो भी आपके जीवन में व्यक्ति आते हैं, चाहे वो आपके अपने करीबी क्यों ना हो, आपके पति है, पत्नी है, बच्चे है, संतान है, माँ बाप है, दोस्त है या रिश्तेदार है या आस पड़ोस क्यों ना हो, वो आपके पूर्व जन्म के कुछ हिसाब किताब क्लियर करने के लिए आपके साथ इस जन्म में आते हैं, सो दैट आपका जो हिसाब किताब है, अकाउंट क्लियर हो जाए और जो भी आपका कर्मों का बोझ है इनके साथ क्लियर हो जाए। लेकिन हम इस बोझ को क्लियर करने की बजाय और बोझ बढ़ा देते हैं। तो उपाय करने की बात यह है कि सहज भाव में रहना आज के समय में बहुत मुश्किल है। आज के भाव में जो है पेशेंस की कमी देखी जा सकती है। आज के समय में
एक सहजता, एक कॉपरेशन की कमी देखी जा सकती है, जहाँ पे शंका ने ले ली है और एक ईगो क्लैशेस की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसमें एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव को बिल्कुल तिलांजलि दे दिया है। तो ऐसे में विवाह का संबंध का टिकना बहुत ही मुश्किल बन जाता है, क्योंकि विवाह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो समझदारी से, कॉपरेशन से और समर्पण भाव से ही आगे जीती जा सकती है और जी जा सकती है। इसके अभाव में विवाह की कल्पना करना तो ही बेमानी होगा। तो यदि कुंडली में ये भाव, ये ग्रह बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपको उकसाने का काम कर सकते हैं। यदि आप सहज भावी हो तो आपके जीवन साथी का स्वभाव इस प्रकार से देखा जा सकता है। तो समर्पण की भावना होना बहुत जरूरी है। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हरे कृष्णा।